नमस्कार। 5 की बात की शुरुआत मॉनसून की खबर से। मैं हूं नगमा। मॉनसून से देश की अर्थव्यवस्था पर अब भी सीधे तौर पर असर पड़ता है, क्योंकि कृषि जो है वो मॉनसून पर बहुत ज्यादा निर्भर है। 2022 किसानों के लिए तबाही वाला साल रहा। 122 साल के सबसे खतरनाक हीटवेव के कारण बुआई और उपज कम होने से देश के कई इलाकों में तापमान रिकॉर्ड 50 डिग्री तक चला गया था। और मॉनसून को लेकर अनिश्चितता बनी ही रहती है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कुछ राहत की खबर आई है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून का अनुमान जताया है। आईएमडी ने ±5 के अंतर को ध्यान में रखते हुए साल 2023 में 96% बारिश का अनुमान किया है, जिसे सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। आईएमडी के मुताबिक अल नीनो इफेक्ट का असर भी मॉनसून के दूसरे हिस्से में हो सकता है। तो इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून, ये कहा है मौसम विभाग ने। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। ये भी कहा गया है कि दूसरे हिस्से में एल नीनो का असर दिखेगा। एल नीनो के चलते ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम बारिश हो सकती है और कम बारिश वाले इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है। सभी अल नीनो के जो साल होते हैं वहां पर मॉनसून खराब हो ये जरूरी नहीं है। निजी कंपनी स्काईमेट का अनुमान है कि सामान्य से कम होगी बारिश, जबकि जो मेट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि सामान्य रहेगी बारिश, लेकिन निजी कंपनी स्काईमेट का अनुमान है कि सामान्य से बारिश कम होगी। तो मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जुलाई के अंत में अल नीनो का असर दिखाई देगा, यानी कि जो मॉनसून है उसका जो दूसरा हिस्सा होता है, इसका असर मॉनसून के दूसरे हिस्से पे होगा। उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम मध्य भारत और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। क्या एल नीनो और मॉनसून का कोई सीधा संबंध है? पहले देखते हैं कि एल नीनो जो है वो है क्या। तो एल नीनो जो है वहां पे प्रशांत महासागर में पेरू के पास सतह का गर्म होना जो है इसी इफेक्ट को एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। और इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो हवाएं हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं। समंदर के तापमान से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में रहने वाला पानी जो है वो भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। बदलाव की वजह से समंदर का तापमान बढ़ जाता है लगभग 5 डिग्री तक, और इसका असर दुनिया के मौसम पर तो पड़ता ही है, भारत पर इसका अक्सर बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी की ताप झेलनी पड़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा ने कहा है कि सभी साल जब एल नीनो का असर वहां पर दिखाई दे, वो जरूरी नहीं है कि खराब मॉनसून में ही बदले। सुनते हैं पहले कि क्या कह रहे हैं मेट डिपार्टमेंट के डीजी। मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। आपने एक बहुत विस्तृत जानकारी यहाँ पर रखी और ये कहा है कि कुछ राज्य हैं जहाँ औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान है। तो ये कौन से इलाके आपने लिखा है? नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, ये कौन से राज्य हैं जहाँ पर औसत से कम बारिश हो? ठीक है, जो आज का जो पूर्वानुमान जारी हुआ है इसमें कंट्री एज ए होल कितना बारिश होगा, इसके साथ साथ बारिश का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, एवो नॉर्मल, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिफरेंट रीजन पे इसका भी जारी किया गया। इसके हिसाब से प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे राजस्थान और वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी, इस एरिया में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। मगर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कुछ हिस्सा और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उसमें नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। सिमिलरली ईस्ट सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब एरिया में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। साउथ इंडिया की बात करें जैसे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और ऐसे भी यूपी और बिहार के कुछ एरिया में भी नॉर्मल टू एबव नॉर्मल हो सकता है, और कुछ एरिया में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल भी हो सकता है। सो ये एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। सो इसको आप एक लार्ज स्केल वे में इंटरप्रेट करना चाहिए, और ज़्यादा स्पेसिफिक होने से अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाती है। एक सवाल था क्लाइमेट चेंज को लेके। आपको लगता है कि इस मॉनसून सीजन में क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा दिख सकता है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है
क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा, जैसे आप आर्थ सिस्टम मॉडल का प्रेडिक्शन देखें, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल राइज हुआ है, एज पर प्रेडिक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल राइज हो सकता है, मगर ये राइज हर साल नहीं होता है कि फॉल हर साल नहीं होता है, मतलब इज ए ट्रेंड। आप क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एक ओवर द पीरियड देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल ईयर में देखना मुश्किल हो जाता है, मगर यही है कि हम नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कोई भी नॉर्मल रेनफॉल ईयर में आपको फ्लड्स मिलेगा और ड्राउट्स भी मिल सकता है कुछ एरिया में। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV न्यूज़। तो IMD का ये कहना है कि एल नीनो का असर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि एल नीनो की वजह से मॉनसून पर बुरा असर पड़े और सामान्य मॉनसून का प्रेडिक्शन है। तो मेट डिपार्टमेंट का ये बयान कितनी राहत की बात है और साथ साथ क्या ये चिंता अभी भी बनी हुई है कि मॉनसून ख़राब हो सकता है, क्योंकि 2022 का जो साल था वो ख़राब बीता है कृषि के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महेश पालापत जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के और देवेंद्र शर्मा हैं कृषि विशेषज्ञ। महेश जी, IMD का ये कहना है कि मोटे तौर पे सामान्य रहेगा मॉनसून, अगर 96% हम अनुमान रखें जैसा कि वो कह रहे हैं तो सामान्य कैटेगरी में हो सकता है और एल नीनो का भी बुरा असर हो ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये क्वालिफाई किया है इस बात को कि कई जगहों पर हो सकता है कि कुछ इलाकों में ड्राउट हो, कुछ इलाकों में पानी ज़्यादा हो, पर ओवरऑल सामान्य होगा। क्या इससे कुछ राहत मिलती है या आशंकाएं बनी हुई हैं? देखिए नगमा, ये बहुत सही बात कही है उन्होंने, क्योंकि जो नॉर्मल मानसून बताया है तो नॉर्मल का जो क्राइटेरिया है वो 96% से 104 मतलब 104% होता है जो LPA का होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का। तो उन्होंने सबसे जो नीचे वाला दायरा है यानी 96% बोला है। अगर 95 आता तो बिलो नॉर्मल हो जाता। हमने जो बताया है स्काईमेट ने वो 94 बताया। केवल 2% का डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सुनने में यह है आता है कि अगर आप बिलो नॉर्मल बने तो काफी ज्यादा चिंता बढ़ जाती है लोगों की और नॉर्मल में थोड़ा सा सांत्वना मिलती है। तो घबराने वाली ऐसी कोई ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि जो एल नीनो का असर है वो सेकेंड हाफ में ही ज्यादा दिखाई देगा। जो DG साहब ने बताया वो सही है और वही अनुमान हमारा भी था कि जून के महीने में जो हमने फोरकास्ट किया है, जून में लगभग 16 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो उसका 99% बोला, यानी कि जून में अच्छी बारिश होगी। उसके बाद जुलाई में 28 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है पूरे भारत में, उसका हमने 95% बताया है। तो यानी कि जुलाई में आते आते थोड़ा सा असर दिखने लगेगा और अगस्त में 92% है और सितंबर में 90% है। तो जुलाई के आखिर से लेकर के सितंबर तक इसका असर ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इवॉल्विंग एल नीनो है। अभी हम न्यूट्रल कंडीशन में हैं और पहले 3 साल ला नीना था। ला नीना जब होता है तो भारत का मानसून अच्छा होता है और एल नीनो के सालों में, पिछले 50 सालों में हमने देखा कि 60% साल ऐसे हैं जब मानसून थोड़ा खराब होता है। तो ये जो असर देखने को मिलेगा वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई के एंड से अगस्त और सितंबर में देखने को मिल सकता है। जी, तो मोटे तौर पे जो शुरुआत है मॉनसून की वो ठीक रहेगी, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें असर पड़ सकता है। और ये भी अब आपसे समझ लें, हालांकि हमने दर्शकों को बताया है कि एल नीनो में दरअसल होता क्या है, समंदर का तापमान बढ़ता है और हवाओं का जो डायरेक्शन बदलता है उसकी वजह से ये ज़रूर होता है कि कुछ जगहों पे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर तापमान बढ़ने से एक सूखा सा हो जाता है। तो एल नीनो से किन इलाकों में ज्यादा असर पड़ेगा भारत के, और ये किस तरह का असर पड़ता है? जैसा IMD के DG ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर साल खराब ही रहे एल नीनो का जहां पे असर दिखता है, और जो आप ला नीना की बात कर रहे हैं उससे क्या होता है? सिंपल भाषा में सबको जिससे समझ में आए मैं समझाता हूं कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहां पर भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान जब बढ़ने लगते हैं तो उसको एल नीनो कहते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर पेरू और साउथ अमेरिका में बहुत तेज बारिश होती है, फ्लडिंग जैसे हो जाती है और जो ट्रेड विंड होती है वो कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां पर समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर तापमान ज्यादा होंगे यानी गर्मी ज्यादा होगी वहां बादल बनेंगे और बारिश होगी, बादल उठेंगे। लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर में और जो साउथ ईस्ट एशिया है यहां पर क्योंकि समुद्र का तापमान कम हो जाता है तो बादल कम उठते हैं, बारिश कम होती है। तो एल नीनो में साउथ ईस्ट एशिया में बारिश कम होती है, तो हमारा जो मानसून है वो भी उससे प्रभावित होता है। यही कारण है कि इस एल नीनो ईयर में ज्यादातर देखा गया है कि मानसून की जो बारिश है सामान्य से कम होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार होती है, बीच बीच में ऐसा भी होता है कि उस दौरान भी अच्छी बारिश हो जाती है। 2019 में हमने देखा था कि एल नीनो था, लेकिन उसके बाद इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव था और मानसून की बारिश काफी अच्छी हुई थी, अबव नॉर्मल हुई थी। तो
ऐसा है कि ये मतलब अल नीनो होता है और इसका उल्टा ला नीना होता है। उस समय क्या होता है कि यहाँ पर हमारे साइड में जो समुद्री सतह के तापमान ज्यादा हो जाते हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो मानसून अच्छा हो जाता है। पिछले 3 साल में ला नीना था, इसीलिए मानसून अच्छा रहा था। तो यही डिफरेंस है इन दोनों का। और भारत के जो इलाके हैं जो मानसून में इंपैक्ट होने वाले हैं, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कुछ इलाका है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इस इलाके में हो सकता है कम बारिश हो, सामान्य से कम बारिश हो। तो ला नीना का भी ये तीसरा साल है लगातार जिसका असर 3 साल हो चुके। 20, 21 और 22 में ला नीना था। उस समय मानसून सामान्य या सामान्य से ज्यादा रहा था। इससे पहले 2019 में अल नीनो था, लेकिन अल नीनो के समय इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो गया था। लेकिन तो जब लेकिन 2022 कृषि के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा। 2022 जो है उसमें तापमान बहुत बढ़ा, बहुत जगह पर सूखा पड़ा। उसकी क्या वजह थी तब? देखिए, अभी जो जैसे कि डीजी साहब ने भी बताया था, जो क्लाइमेट चेंज का असर हमें देखने को मिल रहा है। और अब क्या होता है कि जो मानसून हम देखते हैं पूरे भारत के हिसाब से, पूरे भारत के हिसाब से तो मानसून अच्छा था, यानी कि ओवरऑल रेनफॉल अगर काउंट की जाए तो अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि किसी इलाके में तो फ्लडिंग हो जाती है और किसी इलाके में सूखा हो जाता है। तो वो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जब दिक्कत आती है तब किसानों को नुकसान होता है। इसमें क्या हुआ था कि जो पश्चिमी राजस्थान था वहां सूखे जैसी स्थिति थी और पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आई थी, गुजरात में बाढ़ आई थी। तो ये यानी कि एक ही राज्य में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र थे, पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां पर जुलाई तक बारिश नहीं हुई थी, तो उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक बारिश हुई। तो जब बारिश नहीं चाहिए थी तब बारिश हुई और jab चाहिए थी नहीं हुई। तो ये जो डिफरेंस होता है बीच बीच में, ये मुश्किल पैदा कर देता है। तो ये खराब जो बारिश हुई है या जो हीट वेव थी, उसके पीछे ला नीना जो है वो तो नहीं था पिछले साल? नहीं, वो नहीं था। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि क्या होता है कि जो 4-5 दिनों में बारिश होती थी, अब हम देखते हैं कि वो 1 दिन में हो जाती है, 6-7 घंटे में हो जाती है। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जब बढ़ते हैं तो फ्लैश फ्लड आ जाता है और वो पानी जमीन में नहीं जा पाता और जमीन का पानी रिचार्ज नहीं हो पाता, तो नुकसान ज्यादा होता है। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का असर है जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है और इरेक्टिक वेदर पैटर्न हो रहा है। मानसून में जो एक जैसी बारिश हुआ करती थी वो अब कम हो। जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी महेश जी कि हमारे देश में कृषि बहुत ज्यादा अभी भी निर्भर है मॉनसून पे, इसलिए बहुत जरूरी है कि मॉनसून सामान्य हो और इस तरह से सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है मॉनसून। 2022 जो है वो किसानों के लिए काफी तबाही वाला साल रहा, खास करके जो रबी की फसल थी उसके लिए। 2023 में इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सामान्य रहे मॉनसून। किन क्रॉप्स पे सीधे असर पड़ता है इससे? देखिए, ये अब क्या होता है कि अगर मानसून में जून के महीने में बारिश कम होती है तो सोइंग जो डिले हो जाती है, खास करके जो पैडी क्रॉप है, धान की फसल है, उसमें दिक्कत आ सकती है। और ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और पल्सेस हैं और जो सोयाबीन है और मूंगफली की फसल, इन सारी फसलों पर थोड़ा सा असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा धान की फसल पर पड़ता है क्योंकि उसको पानी काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो इसका क्या है कि अगर सोइंग लेट हो जाती है तो फिर किसानों को दिक्कत आती है। लेकिन इस बार जैसे लग रहा है कि सेकेंड हाफ में इसका असर देखने को मिलेगा, तो सोइंग यानी कि बुवाई टाइम पर हो जाएगी और उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी। ये डिपेंड करता है कि उस समय किस इलाके में बारिश किस समय ज्यादा होगी है, किस समय कम होगी, वो उसी समय पता लग पाएगा। 10-15 दिन का जो फोरकास्ट होता है काफी ज्यादा एक्यूरेट। जी, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र शर्मा, कृषि विशेषज्ञ। आपसे जानना चाहूंगी कि इस साल कितना ज्यादा जरूरी है कि मानसून सामान्य रहे? फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था पिछले साल, जिस तरह की बारिश थी, जब चाहिए तो बारिश नहीं हो रही थी, जब नहीं चाहिए वहां बारिश हो रही थी, तो इससे बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान भी रहा था। तो इस साल ये चिंता बनी हुई है कृषि क्षेत्र को। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हाल के दिनों में जो अधिक बारिश हुई है, बल्कि 2 बार जो बारिश का एक किसानों को सहना पड़ा है, हेल स्टॉर्म, बारिश और ये सब जो नुकसान हुआ है, जिसके करके अभी प्रोक्योरमेंट बहुत ही स्लो चल रही है। इस वेरिएशन के बाद, इस क्लाइमेटिक जो एब्रेशन कह लीजिए या जो भी आप वेदर पैटर्न का जो भी उसमें कमी आई है, बट व्हाटएवर इट इज, किसानों को शायद ये ना हो कि डबल वैमी फेस करनी पड़े इस साल। इसलिए क्योंकि अभी का हाल तो हम देख ही रहे हैं
और उसके बाद अगर मानसून के टाइम पर भी मानसून अगर सेकंड हाफ में भी फॉल्टर करता है तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान जो है किसानों को सहना पड़ेगा। ये ठीक है कि फील गुड फैक्टर के लिए हमारा जो जितना भी फोरकास्ट है वो सब ठीक आ रहे हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस साल चिंता का विषय है किसानों के लिए, और ये समझना पड़ेगा क्योंकि पैडी जो है लास्ट ईयर भी पैडी में एक मार पड़ी थी, क्योंकि बहुत से इलाकों में जानते हैं हम बिहार, वेस्ट बंगाल और इन सब में तकरीबन सूखा ही पड़ा था। और अगर इस साल फिर ये रिपीट होता है, और स्पेशली जैसा कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न में तो ठीक है कि पंजाब हरियाणा बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एश्योर्ड इरिगेशन है, लेकिन बाकी स्टेट्स में जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर मार पड़ती है। और जब आप खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप पैडी की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप मेज के अलावा, ग्राउंडनट के अलावा ये जो बाकी फसलें खरीफ में होती हैं इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है नजर आएगा। लेकिन आप ये ना भूल लें कि एल नीनो का इम्पैक्ट, एक अभी कल ही एक किताब जो आई है मार्केट में जो इतिहास दिख रही है क्लाइमेट का सारी दुनिया का, वो ये कहती है कि इवन 5000 साल से पहले हम देखते आ रहे हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट किस तरीके से सारी दुनिया में पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार कोई अजीब बात हो रही है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एल नीनो का हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और किसानों को भी अवगत कराना चाहिए कि उस सिचुएशन में जब बारिश कम होती है तो वो क्या कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी देखा हमने कि अभी जो मार्च के टाइम पर सेकेंड हाफ में जिस तरीके से क्लाइमेट एबरेशन किसानों को फेस करनी पड़ी, अगर वार्निंग टाइम पर हो तो किसान कुछ ना कुछ अपना बचाव कर पाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बचाव कर पाते हैं, कम से कम वो अपने इरिगेशन पैटर्न को, अगर पहले आपने कहा कि गर्मी होने जा रही है आप इरिगेशन दीजिए, फिर आपने कहा कि बारिश होने जा रही है अब आप इरिगेशन मत दीजिए, आई थिंक ये तो किसानों को समय रहते हुए इस बात की चेतावनी देना वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का असर हो सकता है ताकि वो अपनी तैयारी करें। लेकिन जो एल नीनो का असर है वो हज़ारों साल से हो रहा है, आपने ये बताया हमें देवेंद्र जी, और इसलिए इसको बहुत कम करके नहीं आंकना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है ताकि किसान अपनी तैयारी रख सकें। लेकिन इसका असर क्या सिर्फ यही होता है कि बारिश कम होती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, या ये भी होता है कि बारिश जो है वो जिस तरह से उसका जो वो स्कैटर होती है, जिस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं होता, और जहां पर बारिश नहीं चाहिए और जब नहीं चाहिए तब भी बारिश होती है। महेश जी, देखिए ये जो एल नीनो का सीधा असर मानसून की बारिश की कमी पर पड़ता है, क्योंकि बादल कम बनते हैं बारिश कम होती है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो है ये इसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हीट आइलैंड बन रहे हैं, ग्रीन कवर डिप्लीट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उससे जो इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने का मतलब है कि जो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर में मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अब जो बादल बनते हैं वो मानसून के समय भी गरजने वाले बादल बनते हैं। क्लाउड बर्स्ट वगैरह हम मानसून में भी देखते हैं, और सीवियर थंडर स्टॉर्म, थंडर शावर भी देखने को मिलता है, यानी कि फ्लडिंग रेन, फ्लैश फ्लड वगैरह देखने को मिलती है, जो पहले नहीं होता था। मानसून में क्या होता था कि टेम्परेचर सबसाइड हो जाते थे और ये गरजने वाले बादल जो जमीन से कम जिनका टॉप होता है 14 किलोमीटर 12-14 किलोमीटर तक का, उस तरह के बादल प्री मानसून और पोस्ट मानसून में बनते थे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट कर रहा है। एल नीनो का असर केवल ये होता है कि मानसून की बारिश को थोड़ा सा कम करना। जी धन्यवाद आपका महेश जी समझाने के लिए कि एल नीनो का असर क्या होता है, ला नीना क्या चीज़ है, उससे किस तरह का असर होता है। ला नीना से अक्सर बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन एल नीनो का सीधा सीधा असर ये होता है मानसून पर कि बारिश कम हो जाती है। और चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि पिछला साल खराब रहा है किसानों के लिए, तो इस साल सामान्य मानसून जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वक्त रहते ही किसानों को अगर ये चेतावनी दे दी जाए कि क्या स्थिति रह सकती है मानसून की, और अगर बारिश कम होगी तो वो अपना इंतजाम कर सकते हैं सिंचाई का, तो उससे उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। उसके बाद सचिन पायलट राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे। राजस्थान में करीब 8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले गहलोत सरकार के लिए चुनौतियां कई हैं, और चुनौती अपने ही
पार्टी से आ रही है। सचिन पायलट आज अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन कर बैठ गए। सचिन पायलट का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के दौरान खनन घोटाला, एक्साइज घोटाला ये सब हुआ था। विपक्ष के नाते कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सरकार में आए तो इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सचिन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार को 1 साल पहले 2 चिट्ठियां लिखी, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम लोग राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के इस अनशन को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि श्री सचिन पायलट का एक दिन का धरना पार्टी हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय इस पर पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से AICC प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी भी इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनसे संपर्क में हूं और अब भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। सचिन पायलट के अनशन के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है, जिसमें हर घर को 100 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और महंगाई राहत कैंप शामिल हैं। राहत बजट वाले बजट में सिर्फ राजस्थान में 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। और महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। पहली मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, जो प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने जो बयान जारी किया इस अनशन को लेकर कि ये पार्टी हित के खिलाफ है, इधर सचिन पायलट अनशन पे बैठते हैं, ये एक एम्बैरसमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक एम्बैरसमेंट है कि राहुल गांधी उधर यात्रा कर रहे हैं वायनाड में, यहाँ पर पार्टी में फूट पड़ी है, यहाँ पर सचिन अनशन पे बैठे हैं पर पार्टी जो है वो उनको पार्टी विरोधी गतिविधि बताती है। तो क्या असर इसका दिखता है आपको यहाँ राजस्थान कांग्रेस पर? और इसी बीच गहलोत साहब ने इतनी लंबी लिस्ट जारी कर दी है, तमाम ऐलान की। देखिए, साफ है कि दोनों नेता अपनी अपनी छवि बनाने में जुटे हुए हैं। अगर सचिन पायलट ने एक अपने लिए एक राजनीतिक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर उसी टाइम अशोक गहलोत ने अपने समाज कल्याण योजनाओं का एक ब्यौरा सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया है। तो यानी कि जो AICC का स्टेटमेंट आया था कि समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके बलबूते पे कांग्रेस सरकार यहाँ पर रिपीट करेगी, यानी कि वो गहलोत को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में सचिन पायलट क्या करते हैं? तो उनको एक राजनीतिक स्पेस क्रिएट करना
है, राजनीतिक मंच उन्होंने लिया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। अगर आप उनकी ब्रांडिंग देखते हैं तो उसमें कांग्रेस का एक भी चिन्ह नहीं था उस मंच पे, सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो थी और एक तरफ महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले की फोटो थी और अकेले सचिन पायलट मंच पे बैठे थे। किसी एमएलए को भी उन्होंने साथ नहीं लिया, यानी कि भीड़ जुड़ाना मकसद नहीं था। जो लोग समर्थन में आए थे, लेकिन एक भ्रष्टाचार पे एक मंच उठाना, वहाँ पर अकेले बैठना। तो अब ये चुनाव की तैयारियां हैं, 8 महीने में दोनों नेता चुनाव की तैयारी करेंगे, लेकिन क्या इनकी राह एक साथ, क्या वो एक ही कदम चलेंगे, कदम मिला के चलेंगे, या इनकी मंजिलें अलग अलग होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर कोई किसी तरह का कोई हलचल ये खड़ा कर रहा है क्या राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए, या फिर जैसे कि कांग्रेस एक तरह से इसे बिल्कुल दरकिनार कर रही है, साइडलाइन कर रही है कि कुछ ज़्यादा रिएक्शन, ये कहना कि पार्टी विरोधी है। सचिन पायलट का जो ये कदम है वो कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है दरअसल गहलोत सरकार के लिए? देखिए, अभी लग रहा है कि पार्टी कोई जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेना चाहती है, और हमने देखा कि सचिन पायलट को भी अगर कहा गया था कि आप कोई गहलोत विरोधी स्टेटमेंट ना दें तो उन्होंने नहीं दिया। उनके तेवर भी थोड़े से धीमे नजर आए थे। दूसरी ओर रंधावा जी ने कह दिया एंटी पार्टी एक्टिविटी है, लेकिन रंधावा जी कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, किसी को मालूम नहीं है। वो कोई अपने कार्यक्रम में व्यस्त बताए जा रहे हैं, और उनका मतलब ऐसे में तो तुरंत जो पार्टी के पर्यवेक्षक है, जो पार्टी इंचार्ज है, उनको तुरंत राजस्थान आना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी क्या करना चाह रही है। तो लग रहा है कि एक वेट एंड वॉच का गेम है, और आगे सचिन पायलट नेक्स्ट कदम क्या लेते हैं, काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हर्षा। हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। शुक्रिया। वहाँ पे सचिन पायलट के साथ एक बड़ी भीड़ भी जमा है। सचिन पायलट अपने तमाम जो भी लोग वहाँ पे साथ आए हैं समर्थन के लिए, उनके साथ नज़र आ रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जो राजस्थान में आज हुआ, जो नज़र आया वहाँ पर, वो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी कह सकते हैं कि एक शर्मनाक घटना हुई, या जैसे राहुल गांधी जो है वो वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं, सत्यमेव जयते यात्रा हो रही है, और यहाँ पर ऑपोजिशन है, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस तोड़ो कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस के अंदर ही। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा एम्बैरसमेंट ये देखते हैं आप मिथिलेश जी? इसके लिए एक चुनौती जो विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सचिन पायलट ने अपना शक्ति परीक्षण कराया, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर उनको टिकट बांटने की आजादी नहीं मिलेगी तो 2023 के रण में वो क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आलाकमान तमाम मुद्दों पर अशोक गहलोत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में सचिन पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। और सचिन पायलट ने साफ कहा कि मैं करप्शन के मुद्दे पर लड़ रहा हूं, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के भीतर जो कल तक चर्चा चल रही थी कि कोई एक्शन होगा, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो आरएलपी हनुमान बेनीवाल आज कहते दिखे कि उन्हें छोड़कर आ जाना चाहिए घुटन भरी, और हमारा दामन थाम लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी उनको न्योता दिया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का अटल गठजोड़ है वो राजस्थान को लूट रहा है। लेकिन कहीं भी सचिन पायलट आज एक पेशेंस में नजर आए, और जो शुरुआत में लग रहा था कि आर पार के मूड में है, कोई नई पॉलिटिकल लाइन देंगे, वो वसुंधरा जो रिजीम के जोते भी करप्शन के मुद्दे हैं उन पर उठाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो पूर्वी राजस्थान है उसमें बीजेपी को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो आज भीड़ आई है, और अमित शाह वहां आ रहे हैं 15 तारीख को। तो ये दोनों पार्टियों के लिए जो आज का जो अनशन है, कांग्रेस के लिए तो अलार्मिंग है ही, बीजेपी के लिए भी अलार्मिंग है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे के समर्थन में सीपी जोशी नहीं बोले, सतीश पूनिया नहीं बोले। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ भी कमेंट्स होता था पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, तो वसुंधरा राजे जी के ऊपर इतना बड़ा हमला सचिन पायलट ने बोला और उसमें अशोक गहलोत जी को भी इन्वॉल्व किया, तो बीजेपी पूरी खड़ी नहीं हुई। ये भी एक मुद्दा है कि जो बीजेपी में भी कई सीएम के चेहरे हैं उनको भी उजागर कर दिया है। और दूसरा, अशोक जो एक कहा जा रहा है कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, उस पर कहीं न कहीं शाम के टाइम जो 5 घंटे बाद जब संसद समाप्त हुआ तो कहीं न कहीं लगा कि वो राजेश पायलट के जो इमोशनल अटैचमेंट कांग्रेस के है उसी लाइन पर है। वो कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहे, कांग्रेस में रहकर ही कुछ स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि उनके समर्थकों को टिकट की गारंटी हो। और अशोक गहलोत जो बहुत तेज पॉलिटिशियन है, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि 2030 तक मुझे राजस्थान को नंबर 1 बनाना है और 24 अप्रैल से कैंप लगाने हैं।
अब कांग्रेस की स्थिति है कि वो वायनाड में कर रहे हैं और जब कल तक वहां रहेंगे तो कुछ होना नहीं है। 13 तारीख को फैसला आना है सूरत में अशोक गहलोत जी फिर पहुंच जाएंगे, पहले भी पहुंच गए। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, लेकिन ये सही है कि अब सचिन पायलट ने एक संघर्ष की राह तय कर ली है। अब वो इस मुद्दे पर, जो एक मुद्दा है जिस करप्शन के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी कहा है कि वो पार्टी लाइन से अलग नहीं है, इतर नहीं है, तो ये एक अहम मुद्दा हो गया है कि सियासत तो जो मरुधरा की आबो हवा है उसमें सचिन पायलट ने फिर से ये रंगत घोली है कि जो घोटाले हुए हैं, अब उस घोटालों से एक और शुरुआत हो गई कि बीजेपी वाले अशोक गहलोत के कार्यकाल के घोटालों की बात करने लग गए। वो बात करने लगे हैं कि किस तरीके से विजय दास जो संत थे जिन्होंने भरतपुर में आत्मदाह करना पड़ा घोटालों के कारण, किस तरीके से बांसवाड़ा में ग्रेनाइट की पूरी माइंस गायब हो गई, किस तरीके से रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट के रिश्तेदारों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उठ रहे हैं। हालांकि रामलाल जाट पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए दिखते हैं और उन्होंने एक बहुत प्यारा कमेंट भी किया है कि जब भैंस ब्याती है तो पाड़े का कमर फटती है, ऐसे बयान दिए हैं। इससे ये लग रहा है कि कहीं कहीं अशोक गहलोत पूरी तरह बैलेंस है। इधर प्रताप सिंह खचरियावास सचिन पायलट के समर्थन में है, मुरारीलाल मीणा भी बोल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने किसी भी विधायक को नहीं बुलाकर ये मैसेज दिया कि वो संगठन के स्तर का मुद्दा नहीं था, ये पार्टी स्तर का मुद्दा नहीं था, ये करप्शन का इशू था। जिस इशू को जन घोषणा पत्र जो टी देव सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जिस घोषणा पत्र को बनाया था, और देखिए सचिन पायलट जब 1.5 साल डिप्टी सीएम रहे तो कैबिनेट की मीटिंग केवल हुई नहीं, कैबिनेट की मीटिंग बिल्कुल नहीं हुई। और ऐसे में जन घोषणा पत्र का जो मुद्दा था जिसे कहा गया था कि कांग्रेस की आत्मा है, इसके आधार पर उसमें ये मुद्दे थे जो भ्रष्टाचार के मामले हैं। और खुद अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ जी को कहा कि आपके कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए आते थे बजरी के, किसके पास जाते थे आप बताइए। तो ये तमाम मुद्दे थे। इन मुद्दों को सचिन पायलट ने एक तरीके से एक पिक्चर का एक ट्रेलर तैयार किया है कि इस ट्रेलर पर, इस लाइन पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें फायदा होगा। बिल्कुल। और सचिन पायलट ने कहा है कि मैं बार बार चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचार की बात उठा रहा हूं और एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये आश्चर्यजनक है। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आपने दिलचस्प बात कही कि पूरी बीजेपी जो है वो वसुंधरा के समर्थन में नहीं आई। वो भी दिलचस्प है देखना कि क्या बीजेपी भी कोई एक नया चेहरा वहां पर तलाश रही है जो जैसा वो वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर कर रहे हैं। गहलोत और वसुंधरा राजे की जो मिली भगत को वो उजागर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। पर यही सवाल है कि क्या उनको कांग्रेस पार्टी से इसमें समर्थन मिलेगा, क्या वो अपनी एक अलग जगह बना पाएंगे इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। धन्यवाद आपका मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए, इन बातों को उठाने के लिए। इधर एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस में जो संकट है उससे हटकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड में शक्ति प्रदर्शन करके सत्यमेव जयते यात्रा पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। बाद में उन्होंने एक रैली भी की। लोकसभा सांसद के तौर पर अपनी सदस्यता खोने के बाद ये उनका पहला वायनाड दौरा है। पिछले महीने सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल 2019 में कर्नाटका के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। In the regular campaign, and I've done many campaigns, many speeches. In the regular campaign, you go and you speak about policies. You speak about what should happen. You tell people about your political ideas. But this campaign in 2014, I remember when I came here, it was much more as if I had come home to my family. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me gave me the feeling that you are part of my family, that I am your brother.
your son. Yesterday, I was packing up his furniture from his house to put it in a store until we find a new place for him to stay. I went to his room, everything was packed, only the 2 sofas were left. He was sitting there alone. I said to him, tomorrow we are going to Wayanad. I said, I'm not very good at speaking in English, making speeches. So I looked at him. He answered me, don't worry. Speaking in Wayanad is the easiest. All you have to do is talk to them as if you are their family, because you are their family. और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी उमा सुधीर। उमा, वहां पर वायनाड में जिस तरह की भीड़ दिखाई दी है, रिसेप्शन वहां पर जो है वो एक बड़ी भीड़ जुटी है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ में, तो क्या खबर वहां से मिल रही है? आज जो शो ऑफ स्ट्रेंथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिखाई, सत्यमेव जयते नाम का उनका रैली था और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग थी जहां पे उन्होंने स्पीच दिया। आज का जो शो था एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी वापस आ रहे थे वायनाड कंस्टिट्यूएंसी में। उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद, सांसद पद से हटा दिए जाने के बाद, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाने के बाद वो पहली बार आ रहे थे और उन्होंने वायनाड में यही जताया कि हालांकि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन मेरी पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2019 में जब वो चुने गए थे तो 4 लाख की मेजॉरिटी से वो जीते थे और तभी प्रियंका गांधी उनके साथ कैंपेनिंग में थी और आज वापस वो आई हैं अपने भाई के साथ। और जो स्पीच था राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, उसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स बस इतना ही था कि आप हमारे फैमिली हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और राहुल गांधी ने यही जताने की कोशिश की कि जो मैंने किया, मैंने सच के सामने अपना सर नहीं झुकाया और मैं सवाल कर रहा हूं इस सरकार से और यही वजह है कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बार बार यही बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने यही कहा कि हमने सच के साथ खड़े होने की कोशिश की और राहुल गांधी ने सवाल किए और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 3 चीजें इसमें खास हैं। केरला पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं आई है। ये पूरा जो शो है एक शोकेस करने के लिए कि राहुल गांधी अभी भी अपने कंस्टिट्यूएंसी में बहुत पॉपुलर हैं, हालांकि डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं लेकिन बहुत पॉपुलर है, ये जताने की कोशिश है। दूसरी बात, जो कांग्रेस में एक क्राइसिस हो रही है राजस्थान में, बाकी जगहों में, उसकी बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं हुई। सिर्फ लोगों को जाके बताने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप है वो जारी रहेगी और हालांकि मैं आपका अभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, फिर भी आपके मुद्दे मैं उठाते रहूंगा और आपके साथ जीवन भर मेरा यही साथ रहेगा। जी, प्रियंका गांधी ने इस बात को दोहराया भी कि वायनाड जो है वो हमारा परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। धन्यवाद आपका उमा सुधीर। एक शो ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज किया है, एक शक्ति प्रदर्शन। पहली बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो वायनाड में लौटे हैं और वो ये बात लोगों को दोहरा रहे हैं कि हम भले ही मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया हो, लेकिन मेरा आपसे, यहाँ के लोगों से जो जुड़ाव है वो बिल्कुल घरेलू है। तो इस वक्त आज की बात में एक ब्रेक और उसके बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। झारखंड की रांची में आज बीजेपी ने एक राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ सचिवालय मार्च और हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस प्रदर्शन में बीजेपी के अधिकांश वरिष्ठ नेता, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अधिकांश सांसद और विधायक शामिल हैं। आरएसएस को तमिलनाडु में रूट मार्च की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए रूट मार्च की इजाजत दी। दरअसल इस रूट मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था की दलील देते हुए ये याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
डीएमके को पता है, सरकार को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो पीएफआई जैसे संगठन है, जो उनके पॉलिटिकल विंग है, जो जिहादी संगठन है, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, जो फॉरेन फंडेड लोग हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। आरएसएस कभी नहीं करता है, आरएसएस कभी रिएक्ट भी नहीं करता। सच्चाई तो ये है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसका हम स्वागत करते हैं। हमें ये जरूर समझना है और देश के सभी नागरिकों से अपील भी करना है कि आप देखिए कि आपके टैक्स के पैसे को किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बर्बाद करती हैं। और उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद आरोपी अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर आ रही है। पिछले दिनों पुलिस टीम ने अदालत से जारी वारंट को जेल में तामील कराया था। प्रयागराज पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक अहमद का काफिला आज साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए निकल गया है। प्रयागराज पुलिस की टीम में 35 पुलिसकर्मी शामिल हैं। योगी सरकार का कहना है कि न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसका पालन कर रहे हैं। जितने भी मामले हैं उन पर हमारी पुलिस कड़ी पैरवी कर रही है और एक एक अपराधी को कानून के तहत सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। अतीक अहमद और उनके बेटे सहित 13 लोगों के खिलाफ अपहरण के मामले एफआईआर दर्ज की गई है। जो अपराध करेगा एफआईआर उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है? नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बहुनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।